समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। 1960 में हुआ था। किसके निगरानी में हुआ था? वर्ल्ड बैंक के निगरानी में हुआ था। ठीक है। इसमें 3-3 नदियों का बंटवारा हुआ, याद है किन्हीं को? 3 नदी भारत का किसका और 3 नदी पाकिस्तान का, कौन किसको किसको 80/20 का जल देने का रेशियो था? सर ऊपर का 3 नदी पाकिस्तान नाम बताइए 80% ना, रहेगा। नाम बताइए ना। सिंधु सतलज और ब्यास। क्या 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 बोले? सिंधु सतलज और ब्यास। वाह गजब बात है। और कोई दूसरा बताइए अब। दूसरे लोग बताइए। 3 ऊपर से, मतलब नाम बताइए ऊपर से जरा। सर रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, ब्यास और रावी सर। अरे ऐसे याद रखिए ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इंडस, झेलम और रावी, चेनाब। ब्यास, सतलज। हाँ यस सर, रावी, ब्यास, इंडस, सतलज। झेलम और चेनाब। ठीक है, ये हो गया, पाकिस्तान को जाएगा इसका पानी 80%। ठीक है। उसके बाद फिर रावी, ब्यास और सतलज, इसको इंडिया को पानी मिलेगा, यही ना? लाइन ऊपर से याद हो, ऊपर से जी। दक्षिणी क्रम, यही है क्रम इसका। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सीधा। इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो इसमें अभी इम्पोर्टेंट बात ये आया है कि जो रावी नदी है, ठीक है, इसका पानी भारत को रखने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था उसको स्टोर करने का, तो बहुत सारा पानी बह के पाकिस्तान चला जाता था। लेकिन अभी एक नया डेवलपमेंट ये आया है कि शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है, जिससे अब क्या होगा कि भारत अपना पानी, अपने हिस्से का पूरा पानी स्टोर कर लेगा, और वो पानी जो पाकिस्तान में बह के जाता था वो नहीं जाएगा, क्योंकि समझौता के तहत ये था कि भारत को रावी नदी का पानी लेना है। 80-20 का समझौता, 80% भारत, 20% वो लेगा। तो अब ये पानी बह के नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार पूछ लेता है। नाम क्या बोले हैं सर जगह शाहपुर का? शाहपुर कंडी बांध लिख लीजिए, रावी नदी में बनाया गया है। ये आपका स्टैटिक जीके भी बन गया जीवन भर के लिए। अब पूछा जाएगा कि ये बांध कहाँ बना है, तो वो जैसे कि पूछा जाता है ना कि थीन बांध, पंचेत बांध, बाकड़ा नंगल बांध, उसी तरीके से ये शाहपुर कंडी बांध जो है कि रावी नदी पे है। ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज है अरविंद पनगड़िया जी का। ये कौन है बताइए जरा इनके बारे में कुछ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे सर। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष बने। अब कहाँ से नीति आयोग में रहे? कब के इस्तीफा दे के गए? मनमोहन सिंह के समय ही थे। सर अभी बने हैं शायद। क्या बने हैं? वे तो पूछ रहे हैं। अभी कुछ बने हैं। कुछ तो बने हैं, वही तो नाम बताए ना। सर 16वें नीति आयोग का था ये। वित्त आयोग और नीति आयोग में अंतर समझ में आता है आप लोगों को? पहले हाँ यस सर। क्या है अंतर, क्या है बताइए। निकाय है सर, और ये जो नीति आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ये वित्त आयोग निकाय है। आर्टिकल 280 के तहत है ना। संवैधानिक निकाय। हाँ, फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280 के तहत आता है। जी सर। ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग जो 1950 में बना था, उसी का ये एक्सटेंडेड बॉडी है ना। ठीक है, तो जो 16वें वित्त आयोग है, मतलब 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। 16वें वित्त आयोग के जो है कि ये चुने गए हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष है असिस्टेंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन यही अरविंद पनगड़िया साहब हैं। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो नोट कर लीजिए कि 2045 तक अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसके लिए 10% का ग्रोथ रेट चाहिए इनको। ठीक है, 10% का ग्रोथ रेट चाहिए। 35 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात चल रही है। अगर भारत को 35 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनानी है तो 10% का ग्रोथ रेट लगातार इसको चाहिए। ये इनका कहना है अरविंद पनगड़िया साहब का, और इन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। बात ये है कि ऐसा हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है इकोनॉमी में। अरविंद पनगड़िया साहब ने कहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग 10% ग्रोथ रेट के साथ 35 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बना सकते हैं, और 2047 तक भारत विकसित भारत बन सकता है। ठीक है,
अगर आपको कहीं मेंस में या ऐसे राइटिंग में कहीं लिखना हो तो आप इसको लिख लेंगे। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप चलेंगे इकोनॉमिक्स की ओर। सर ईयर क्या ये सर बताया? अभी 2047 अभी रायसीना हाँ, रायसीना डायलॉग चल रहा है। वो भी कौन है उसके चीफ गेस्ट कौन है? वो सुन अच्छा गेस्ट गिरीश के प्रधान। हाँ, गिरीश के हैं। भारत हाँ ठीक है, ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर नहीं सर, नो सर, एक मिनट, नहीं हो रहा है। एक मिनट। नो सर। एक मिनट। ये राहुल कौन है? राहुल नेहा, ये दोनों बताएं। आप पहली बार क्लास आए हैं। और आरसी खान, ये कौन है? प्लीज बताएं, आप लोगों को नहीं पहचान रहे हम। या तो बताएं, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। सर क्योंकि मैं नेहा हूँ सर। कौन नेहा कौन है आप? सर जिनका टीचर में अच्छा, आपका हुआ था टीचर में सर सिलेक्शन हुआ है। ठीक समझ गए आपको। और राहुल फर्स्ट डे कौन है? क्लास ज्वाइन। राहुल लेफ्ट करके, कोई बात नहीं। राहुल निकल गया। कोई बात नहीं, अब आएगा तो उसको परमानेंट ब्लॉक का सिस्टम है, और वहां पकड़ेंगे तो नंबर ही निकाल देंगे ग्रुप से। एक तो मतलब देखिए, ये पेड क्लास है, अगर आते भी हैं तो आइए। कुछ नाम पता भी तो रहना चाहिए, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, रेगुलर आ रहा है, नहीं आ रहा है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। ठीक, चलिए चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं अब इकोनॉमिक्स। देखिए, आप लोग जानते हैं मार्केट के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिए थे। सबसे पहले मार्केट क्या होता है उसको समझ लें। दिख रहा है ना? आई थिंक दिख रहा है। मार्केट क्या होता है? एक प्लेस होता है जहां पे कि सेलर और बायर दोनों मिले, ठीक है। तो वहां पे कोई सामान वस्तु का खरीद बिक्री होगा। तो मार्केट एक फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, और ऑनलाइन फॉर्म में भी हो सकता है। हर तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि जो फ्लिपकार्ट है वो भी तो एक मार्केट है, जो जोमेटो है वो भी तो मार्केट है, और जो आजकल टेलीग्राम पे चरस और गांजा बिकता है वो भी तो एक मार्केट है। और एक क्या कहते हैं, डार्क वेब होता है, डार्क नेट, डार्क वेब होता है। उस पे जो है कि इसका ड्रग्स वगैरह का सप्लाई होता है, और बड़े बड़े जो हथियार वगैरह होते हैं, टेररिस्ट वगैरह उसको सप्लाई करते हैं, तो वो डार्क वेब पे करते हैं। तो वो भी तो एक मार्केट है। तो अगर आपको पूछा जाए इकोनॉमिक्स में कि मार्केट सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर में हो सकता है क्या, तो नहीं। मार्केट फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, यानी कि ई मार्केट भी हो सकता है। तो मार्केट मतलब क्या? वैसा प्लेस जहाँ पे कि सेलर और बायर मिले और कुछ सामान का खरीद बिक्री हो, दैट इज मार्केट। ठीक है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि मार्केट का टाइप क्या है। तो मार्केट का टाइप में सबसे पहला टाइप होता है जो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा, ये दिख रहा होगा शायद आपको। तो इसमें क्या होता है कि बायर का नंबर भी बहुत ज्यादा रहता है, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, और सेलर का भी नंबर बहुत ज्यादा होता है। आइडियली ऐसा ही मार्केट होना चाहिए कि हमको जो है कि सिम खरीदना है तो एयरटेल का भी ले सकते हैं, जियो का भी ले सकते हैं, वोडाफोन का भी ले सकते हैं, टेलीनॉर का भी ले सकते हैं, यूनिनॉर का भी ले सकते हैं, एस्टेल का भी ले सकते हैं, वीडियोकॉन का भी ले सकते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है कि जिसमें सस्ता लगेगा, जिसमें मतलब कि वो देगा बढ़िया पैक, उसका ले लेंगे हम। तो यहाँ क्या होता है कि सेलर इज प्राइस टेकर, मतलब कि सेलर जो होगा वो प्राइस टेकर होगा, प्राइस मेकर नहीं होगा। प्राइस मेकर मतलब कि हम जो तय करेंगे आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, आप जो तय कीजिएगा, मान लीजिए कि एयरटेल ने कुछ तय किया और जियो ने उससे सस्ता तय कर दिया, तो लोग जियो के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे सेलर प्राइस मेकर नहीं हो सकता है, नॉट प्राइस मेकर लिखा हुआ है ना, कि सेलर प्राइस मेकर नहीं हो सकता, प्राइस टेकर की इतना दे रहे हैं, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे मार्केट में प्राइस स्टेबल रहता है। आप देखते होइएगा कि जियो वाला 149 का रिचार्ज है, 299 का रिचार्ज है, एयरटेल का रिचार्ज है, एयरटेल का भी रिचार्ज वो 10 रुपया 20 रुपया वाला जो आता था, उस समय जो 10 रुपया में एयरटेल का रिचार्ज देता उसमें 7.2 रुपया मिलता था शायद, जो पुराने जमाने के लोगों को याद होगा। तो वो सब में मिलता था, पता है कि नहीं? वो यस सर, मिलता था ना। चलिए ठीक, खूब रिचार्ज करवाए ना। चलते हैं मोनोपोली, अपना भी करवाते थे और दूसरे का भी करवाते थे नहीं जी? नहीं सर, उसी से करवाते थे। अच्छा चलो बढ़िया। अब देखो जियो वाला एग्जांपल क्यों दिए ये समझो।
हुआ क्या कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने कितने कंपनी का नाम लिया कि एस्टेल, एयरटेल, वोडाफोन, उसके बाद फिर आपका यूनिनॉर था, वीडियोकॉन था, बहुत सारा सिम था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जियो जो है कि सारे मार्केट को खाना स्टार्ट कर दिया। जब से 2017 से जियो आया और 2019 से तो इतना मार्केट में फैल गया है कि क्या किया कि कोई बचा नहीं। कौन कौन प्लेयर है अभी मार्केट में? एक एयरटेल बचा हुआ है, दूसरा जो है कि बीएसएनएल बचा हुआ है, तो बचा क्या, तो सरकार बचा के रखी है उसको। एयरटेल बचा हुआ है, उसके बाद आपका कौन बचा हुआ है, वोडा आइडिया बचा हुआ है और जियो बचा हुआ है। मात्र 3 प्लेयर बचा हुआ है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों भी खत्म हो जाए, जो कि घोर कंपटीशन का सामना कर रही है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, अगर ये खत्म हो जाए, बीएसएनएल को तो ऐसे ही जीरो मान के चलो, तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जियो महाराज रहेंगे मार्केट में। अब चल रहा है जियो का सिम। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो कि बायर तो बहुत है। क्यों? क्योंकि सबको इंटरनेट की आवश्यकता है, सबको बात करना है, सबको कॉलिंग की आवश्यकता है। मोबाइल तो आज के समय में नेसेसरी डिवाइस हो गया है। लेकिन सेलर कौन है? कोई नहीं बचेगा मार्केट में, सिर्फ जियो। अब जियो क्या करेगा, तय करेगा जमाने का कि हम लगे 500 रुपया पर मिनट कॉल करने का, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए। तो ये होता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या भारत में है? यस या नो? नहीं सर, नहीं है। नो सर। कोई बात नहीं, टेलीकॉम सेक्टर में नहीं है तो क्या रेलवे में नहीं है क्या? रेलवे जो है सिर्फ भारत का ही रेल चलता है। एक ही सेलर है ना रेलवे। कोई अडानी का रेल, अंबानी का रेल, टाटा का रेल तो नहीं चलता है भारत में। ब्रिटेन वगैरह में चलता है, सब कंपनी का रेल चलता है, यहाँ तो नहीं चल रहा है ना। तो मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि बायर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेलर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जब हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। ठीक है। इसमें अब देखिए, इस मार्केट का कुछ तो नुकसान आपको समझ में आ गया कि अगर जियो अकेले रहेगा तो 500 रुपया मिनट लगा बात करने का। अब उसमें कुछ फायदे भी होते हैं उसके, कि मार्केटिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, कि जियो ऋतिक रोशन को बुला के, सॉरी, ये इंडियन रेलवे ऋतिक रोशन को बुला के प्रचार नहीं करवाता कि आइए मेरे सीट में बैठिए। कोई कंपटीशन नहीं है, अकेले चल रहे हैं। कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है कि प्रचार करना पड़ रहा है कि विस्तारा एयरलाइन का टिकट इतना सस्ता हो गया, आकाशा एयरलाइन का टिकट सस्ता हो गया। कहाँ प्रचार करता है इंडियन रेलवे? कभी देखे हैं कि करिश्मा कपूर को बुला के प्रचार करवाना पड़ा इंडियन रेलवे को? नहीं। तो सेलिंग कॉस्ट इसका बहुत कम होता है, ये मोनोपोली मार्केट का। कोई नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए कोई पेटेंट करवा लेती है कंपनी, होती है ना, वो दवाई वाली कंपनी, 20-20 साल की उसको पेटेंट मिल जाता है। एक बार अगर कोई ड्रग आपने मैन्युफैक्चर कर लिया या क्या कहते हैं उसका फार्मूला इजाद कर लिया, तो आपको 20 साल का पेटेंट मिल जाता है। तो उसमें जो है कि फिर आपके एंट्री पर प्रतिबंधित लगा जाता है, और प्रतिबंध लगा दिया जाता है कोई रूल के द्वारा। वो पेटेंट एक्ट के तहत ही प्रतिबंधित कर दिया जाता है और मार्केट को मोनोपोली बना दिया जाता है। इसलिए बना दिया जाता है, वहां पे मोनोपोली बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने पेटेंट लेने में, रिसर्च करने में काफी खर्चा किया है। कोई जैसे मान लीजिए कि एड्स जैसी बीमारियों का दवाई निकाल दिया उन्होंने, या एड्स का जो है कि आपको वैक्सीन निकाल दिया। आपको पता है कि एड्स का वैक्सीन आज तक नहीं निकला है। एड्स का मान लीजिए कोई कंपनी सिप्ला या फिर और कोई रेमडेसिविर है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अगर वैक्सीन निकाल दिया तो उससे क्या होगा कि बीमारी का क्योर तो हो जाएगा बहुत भयंकर तरीके से, सबको एड्स होना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए उसको 20 साल का दे दिया जाता है पेटेंट का। आप पेटेंट ले लीजिए, आप ही सिर्फ ये दवाई बना के बेच सकते हैं, दूसरा कोई बेचेगा ही नहीं। तो मार्केट में आप ही का दवाई चलेगा, आप ही का सिक्का चलेगा, आप बेचिएगा, पैसा कमाइएगा। ठीक है। तो ये मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, ये देखिए कि सेलर क्या होता है कि प्राइस मेकर होता है, कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। जियो में बात करना है तो 500 रुपया पर मिनट देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। बायर, इसमें होता क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको समझ लीजिए। यूपीएससी 2016 या 17 में सीडीएस वाले या ईपीएफओ एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन था। इसी मोनोपोली मार्केट के अंदर एक चीज हो सकता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में, उसको कहा जाता है कि सेम प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि रेलवे में ही है, सेम प्रोडक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए एसी का ही टिकट है या फिर क्या कहते हैं स्लीपर का ही टिकट है, उसमें मतलब कि दे सकता है ना वो सब्सिडी, की बूढ़ा लोगों को सब्सिडी मिलता है ना, आपको पता है कि बुजुर्ग को सब्सिडी मिलता है। बर्थ उतना ही बड़ा मिलेगा लेकिन उनको सब्सिडी मिलता है। तो सब्सिडाइज तरीके से, यानी कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंस प्राइसिंग करके ये बेचा जा सकता है। ये पॉसिबल है इस मोनोपोली वाले मार्केट में, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं, वो अगर मोनोपोली है उनकी, जैसे बिहार में कौन है, साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, दो ही कंपनियां हैं। तो वो मोनोपोली है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लागू करती है कि किसान को सस्ता बिजली, कंपनी को महंगा बिजली देती है ना। तो इस तरीके से सेलर के पास दो ऑप्शन होता है, एक तो प्राइस मेकर बन जाने का, कि अगर प्राइवेट कंपनी रहे तो खून चूस लेंगे, अगर सरकारी कंपनी रहे तो वो चाहे तो भला कर सकती है कि गरीब को सस्ते में बिजली दे सकती है और अमीर को महंगे में बिजली दे सकती है।
ये हो गया मोनोपोली मार्केट। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझे, जहां की हम लोग जो आम जीवन में मार्केट देखते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही है, जहाँ की आपको बहुत सारे सिम खरीदने का, बहुत सारे कपड़ा खरीदने का, बहुत सारे जींस खरीदने का, बहुत सारे मोटरसाइकिल खरीदने का, हर चीज का तो ऑप्शन है ही ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक कंपनी का मोटरसाइकिल मिल रहा है, सबका मिल रहा है, जिसको मर्जी हो जाइए स्कूटी खरीद लीजिए। समझ रहे हैं? तो परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली मार्केट समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत इस दोनों में? सर पूछिए पूछिए। सर हाँ अभी जो अभी आप बोले हैं परफेक्ट मार्केट के बारे में, सर उसको एक लाइन में थोड़ा सा बताइए तो क्या बोले हैं? जैसे मोनोपोली तो अच्छा से समझा दिए। ठीक, देखिए परफेक्ट मार्केट ऐसा है जहाँ की परफेक्ट थोड़ा सा सेलर एक और बार बायर, बहुत सारा सेलर हो, बहुत सारा बायर हो, किसी भी तरीके का एंट्री बैरियर नहीं हो, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक दूसरे में होता हो, और उस एरिया में क्या है कि सेलर जो है कि प्राइस टेकर होगा, ना कि प्राइस मेकर होगा। जो आपके आम जीवन का मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही है। मतलब मोटा जी इसलिए मोटा मोटी माने का ऑप्शन बहुत ज्यादा है दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से ऑप्शन बहुत ज्यादा है, सेलर भी बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन परफेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन का ही मतलब है कि 2 रुपया आप कम करके दीजिए, नहीं तो नहीं लेंगे आपके पास से, किसी और के पास जाएंगे। जैसे आम जीवन होता है, आप किराना दुकान में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, समझ लिए? हाँ, तो ये 2 मार्केट आपको समझा दिया मैंने, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक मोनोपोली मार्केट समझा दिया। अब आते हैं एक क्या कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, ये समझिए। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है कि इसमें, इसको ध्यान से समझिएगा, क्या एक तुरंत कंफ्यूज कर जाइएगा नहीं तो। इसमें बायर बहुत रहते हैं और सेलर भी बहुत रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करता है कि ये सेलर प्रोडक्ट बनाता है और डिफरेंट वेरिएशन का प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई साबुन ही बनाया, तो कोई मान लीजिए इसका सबसे एग्जांपल है वो साबुन वाली कंपनियां, कोई निरमा बना रहा है, लक्स बना रहा है, लाइफ बॉय बना रहा है, सब डिटॉल बना रहा है, सब क्या है, साबुने हैं, सब तो वही है, सबका एक ही फार्मूला लगाना है, साबुन और डिटर्जेंट का जो फार्मूला पढ़े हैं वही चीज लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लोगों की एक ब्रांड लॉयलिटी होती है, हम तो एकदम लक्स साबुन से नहाएंगे, स्नान करेंगे तो एकदम चकचक दिखेंगे, जो डिटॉल से नहाएगा उसके शरीर में कीटाणु नहीं रहेगा। तो उसमें होते क्या है कि ब्रांड लॉयलिटी होती है, ठीक है, इस तरीके के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यहाँ पे क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि बायर भी बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हैं कि साबुन का कितना खरीदार है, और साबुन को बेचने वाले कंपनियां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कुछ ना कुछ फार्मूला चेंज कर करके, कलर चेंज कर करके, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू में 75 तरीके का नीम कोटेड शैम्पू, तो वो क्या कहते हैं डेंड्रफ, फिर एंटी डेंड्रफ, ना जाने क्या क्या बनाते रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाता है कि उसके यहाँ कंपटीशन बहुत भयंकर वाला है, और साथ के साथ उसकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। यहाँ पे जो है कि सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई है, आप देख रहे हैं हर शैम्पू के पीछे वो क्या कहता है, जो भी हीरो हीरोइन का प्रचार चलते रहता है, हर लाइफ बॉय का प्रचार, हर डिटॉल का प्रचार उसको करना पड़ता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात, जो बड़ी बात है, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि ब्रांड लॉयलिटी, कि हम अगर डिटॉल से नहा रहे हैं तो डिटॉल से ही नहाएंगे, अगर दूसरा कोई डब से नहा रहा है तो वो डब से ही नहाते रहता है, आधा जीवन तो डब से ही नहा लेता है, ठीक है। तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे क्या होता है सेलर प्राइस मेकर होता है। क्यों होता है कि अब व्यक्ति को इतना पता नहीं है कि डिटॉल साबुन, उसके बाद फिर क्या कहते हैं लक्स साबुन या लाइफ बॉय साबुन में क्या किसमें अंतर है, किसके फार्मूला में कितना अंतर है, कैसे वो सर्च करेगा, उसको इतना ज्ञान ही नहीं है। तो प्राइस मेकर होता है एक अप टू ए सर्टेन लेवल। मान लीजिए कि 10 रुपए का डिटॉल साबुन बेच रहे थे, फिर 11 रुपए का बेचे, फिर 12 रुपए का बेचे, इस तक तो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब 10 रुपए से बढ़ा के अगर आप 15 रुपए कर दीजिएगा, वो बोलेगा ना ना अब तो डिटॉल नहीं खरीदेंगे, चले अब जो है कि वो नीम साबुन आता था ना वो अथी वाला, तो वो नीम साबुन खरीदेंगे जाके, अब उसमें भी तो कीटाणु मर ही जाएगा मेरा। तो अप टू एक सर्टेन लेवल तक ब्रांड लॉयल्टी बनी रहेगी आपकी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ब्रांड लॉयल्टी डाइल्यूट कर सकती है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, समझ में आया? ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी इसी में आएंगे कि भाई हमारा नोट्स ले लीजिए, हमारा नोट्स ले लीजिए, हमारा नोट्स ले लीजिए, सब नोट्स में वही लिखल रहता है, सब में वही एनसीईआरटी है, वही सब बात है, ठीक है। अब चलते हैं, एक मार्केट और है मोनोस्पोनी मार्केट। मोनोस्पोनी मार्केट ये डॉक्टर जॉन रॉबिन्सन थी, ये एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थी, इन्होंने दिया था। इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था क्या मोनोपोली, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है,
मोनोपोली। मोनोपोली में क्या था, एक सेलर था और बायर बहुत सारा था, मतलब 100 बायर था, 1000 बायर था, 1 लाख बायर था, 1 लाख बायर था, हम पढ़े थे, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या था कि सेलर एक था, बायर 1 लाख था, ऐसा ही था। मोनोपोली में क्या है कि बायर एक है और सेलर बहुत सारा है, इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि इंडियन डिफेंस, ये भारत सरकार जो डिफेंस का सामान खरीदती है, ये रेलवे का सामान खरीदती है, इसमें सेलर कितना है? सेलर तो बहुत सारा है कि अलग, जैसे कि टाटा डिफेंस भी है, उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, आजकल तो ये एल&टी वाला भी डिफेंस में आ गया है, महिंद्रा डिफेंस भी है, वो मुकेश अंबानी का भाई था, वो डिफेंस बना रहा था, तो सब लोग सेलर तो कई सारा है। तो सेलर का ऑप्शन इसमें मतलब कि 5, 6, 7, 8 मिल जाता है, मतलब सेलर का ठीक ठाक ऑप्शन रहता है। लेकिन बायर एक ही रहता है इसमें। कौन? अब डिफेंस का सामान कौन खरीद सकता है? भारत सरकार खरीद सकती है, दूसरा तो किसी को है ही नहीं कि टैंक खरीद लेगा, गोला बारूद हथियार खरीद लेगा, किसी को अथॉरिटी ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में सेलर बहुत सारे हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन बायर क्या होंगे, 1 या 2 होंगे, बहुत लिमिटेड बायर होगा, एक बायर होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोली मार्केट बोले, ठीक है। सेलर बहुत है, टाटा डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, और क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी का डिफेंस है, अपना सबका डिफेंस है, सबकी डिफेंस कंपनियां आज के समय प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है डिफेंस, लेकिन बायर सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत सरकार, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोली। ये जो डॉक्टर जॉन रॉबिन्सन ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, ये डॉक्टर जॉन रॉबिन्सन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मनमोहन सिंह के मतलब कि टीचर थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी ये टीचर थी। और ये अमर्त्य सेन जो हैं, जो नोबेलिस्ट हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के, इनकी भी ये शिक्षिका थी, मैडम थी, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस मार्केट में क्या होता है कि बायर इज प्राइस मेकर, ऑब्वियस सी बात है, बायर अकेला है तो प्राइस मेकर प्राइस तय करेगा कि भाई आप ये वाला बंदूक हमको इतना में दीजिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे, टाटा से नहीं लेके महिंद्रा से लेंगे। तो यहाँ पे बायर क्या होगा, प्राइस मेकर होगा, ठीक है, और सेलर क्या रहेगा, प्राइस टेकर होगा। यहाँ पे होता है लैक ऑफ मोबिलिटी। लैक ऑफ मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सब लोग इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, भाई एक ही भारत सरकार खरीदने वाला है, जिसका किसका पॉलिटिकल सेटिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, मतलब हमको प्राइस कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बहुत लोग इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करना नहीं चाहते हैं इस मार्केट में। समझ में आया? आ गया समझ में? एक टर्म होता है इकोनॉमी में, कार्टेलाइजेशन, इसको समझ लीजिए। सीमेंट की कंपनियां ऐसा काम करती हैं। कार्टेलाइजेशन क्या होता है, जैसे सीमेंट में देखिएगा कि कुछ लिमिटेड कंपनियां ही हैं, यहाँ ये ओलिगोपोली मार्केटिंग में ही आता है। यहाँ क्या होता है कि बायर भी मेनी रहेगा, सेलर भी मेनी रहेगा, लेकिन इसके अंदर का कंपटीशन बहुत इंटेंस रहता है। जैसे कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमने क्या देखा था कि उसके प्रोडक्ट में जो है कि डिफरेंस रहता है, निरमा साबुन, लाइफबॉय साबुन, लक्स साबुन, कुछ ना कुछ डिफरेंस साबुन। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके प्रोडक्ट में वो क्या वेरिएशन दिखा पाएगा, कितना वेरिएशन दिखा सकता है? आपका भी सीमेंट ईटा ही जोड़ता है, मेरा भी सीमेंट ईटा ही जोड़ता है, वो अलग क्या करेगा, कुछ तो कर नहीं सकता है। 1 मिनट, ये लोग जो है ना तमाशा बना दिए हैं, क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको मैं बंद कर दिया, कोई नहीं आ पाएगा। अगर कोई लेफ्ट करेंगे अभी से तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसको समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, ये मोनोपोलिस्टिक में क्या पड़ा था, बायर भी था, सेलर भी था, लेकिन उसके पास डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट था, तो एटलीस्ट वो कंपटीशन करके एक दूसरे में बेच लिया करते थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ओलिगोपोली मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि बायर बहुत सारे हैं, सेलर भी हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इस सेलर के बीच में बहुत सारा इंटेंस कंपटीशन है, भयंकर लेवल का कंपटीशन है, और वो चाह करके भी जो है ना ये क्या कहते हैं कि बहुत डिफरेंट वेरिएशन का प्रोडक्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है, इसका परफेक्ट एग्जांपल होता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या, अडानी का भी सीमेंट वही है, उसके बाद क्या कहते हैं जो एसीसी का सीमेंट है जो अडानी खरीद लिया आज के समय में, लफाज का सीमेंट है, या फिर और किसका आता है, बिरला का सीमेंट आता था, और जिसका भी आता हो, डालमिया का भी एक सीमेंट आता है, ये स्टार सीमेंट और श्री सीमेंट जो है कि ये बिहार का सीमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के सीमेंट जो मार्केट हैं, तो ये लोग जो है कि इसमें बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है, 1 रुपया 2 रुपया का भी बचत नहीं हो पाता है, मतलब इतना 1% 2% का भी बचत नहीं हो पाता है। मेरा क्या समझाने का तर्ज ये है।
इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है कार्टेलाइजेशन का। मान लीजिए कि ये सीमेंट के प्लेयर बहुत कम हैं, 8-10 प्लेयर ही होंगे इंडिया में। अगर ये मान लीजिए कि 8-10 प्लेयर मिलके फॉर एग्जांपल वो क्या करें कि अपना इंटरनल कंपटीशन को खत्म कर दें और भैया तय कर ले कि हम जो है कि इस दाम से नीचे सीमेंट बेचेंगे ही नहीं, तुम भी नहीं बेचना, हम भी नहीं बेचेंगे, हम भी नहीं बेचेंगे। अब आप क्या करेंगे कि अभी सीमेंट का बोरी 400 रुपए में मिल जाता है, ठीक ठाक वाला सीमेंट 400 में मिल जाता है। अब वो क्या किया है कि तय कर लिया है कि हम 500 से नीचे कोई बोरा सीमेंट का बेचबे नहीं करेंगे। कार्टेलेशन बना लिया है, कार्टेल बना लिया है, सब लोग एक दूसरे कोई प्रॉफिट कुछ नहीं, इतना प्रॉफिट लेंगे तो भी बेचेंगे, 500 से नीचे ना हम बेचेंगे ना तुम बेचना, देखते हैं किससे खरीदेगा वो। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होगा वो समझिए। व्हेन दे रिस्ट्रिक्ट आउटपुट को ही वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब कि वो सीमेंट की कंपनियां क्या कर रही है कि आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दी रही है टू कंट्रोल द प्राइस, कि इस प्राइस से नीचे तो हम बेचेंगे ही नहीं आपको, तो उसको क्या बोलेंगे? उस स्थिति को कार्टेलाइजेशन बोलेंगे। अगर इस तरीके से कार्टेलाइजेशन करने लगे तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? बताइए, दिमाग लगाइए। बुरी बात है सर। कैसे? मतलब कि आप मतलब फिक्स प्राइस करना तो ठीक जैसे नहीं ना, जैसे आप बताएंगे जियो में है जो प्लेयर एक ही है कि वही मतलब प्राइस को डिफाइन कर रहा है, तो फिर उपभोक्ता को दिक्कत तो होगा ही। सही बोल रहा हूँ। ये खुशी और राखी कौन है? ये बार बार खुशी कुमारी लेफ्ट कर रहे हैं, और राखी कौन है? यस या नो में जवाब दें। और विकास कौन है? सर मैं हूँ सर। अच्छा विकास तुम हो, चलो ठीक है फिर। ये खुशी और राखी थोड़ा समय मिला था, समय नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं। खुशी और राखी या तो नाम बताएं या मैं यहाँ से रिमूव कर दूं अभी। सर मैं ही हूँ, अच्छा। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बीच में नहीं आ पा रहे थे। वही तो लग रहा है नए बच्चे इसलिए क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं सर, पहले भी हम आए थे, लेकिन फिलहाल उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। ठीक कोई नहीं, ठीक, चलिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये बुरी बात है, कार्टेलाइजेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए और मोनोपोली भी नहीं होना चाहिए। तो मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है? कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? कार्टेलाइजेशन का एक एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है, और इसलिए मैं एग्जांपल दे पा रहा हूँ क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा था कि हाईवे का बहुत सारा हिस्सा वो सीमेंट से बनवाने का प्रयास कर रहे थे। सीमेंट वाला रोड मजबूत होता है, आपको पता है कि आरसीसी होता है और पीसीसी होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे उनको ये सब बात पता होगा। तो जो रोड ढलाई करके सीमेंट वाला बनता है वो काफी मजबूत रोड होता है, उसको पानी का असर नहीं होता है। और ये जो हमारा अलकतरा से बनता है जिसको कोलतार बोलते हैं, वो पानी का उसमें बहुत प्रॉब्लम चलता है, उस रोड में पानी पकड़ेगा वो रोड टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, बट हुआ क्या कि सीमेंट कंपनियों ने कार्टेलाइजेशन कर लिया कि इस रेट से नीचे NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, हम सीमेंट बेचेंगे ही नहीं। तो जब उन्होंने कार्टेलाइजेशन कर लिया तो नितिन गडकरी साहब को पता चला कि भाई ये तो हम इसका सीमेंट बेचना चाह रहे थे कि सीमेंट का बिक्री बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, ये लोग तो बदमाशी कर रहे हैं कि सीमेंट का कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं, बार बार सीमेंट का महंगा दाम करके हमको बेच रहे हैं। उन्होंने नियम ही बदल दिया, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे ही नहीं आपके सीमेंट से रोड, अलकतरा से ही बना लेंगे। और वो अलकतरा जो है 1GC से मिल जाता है, सॉरी ये इंडियन ऑयल वालों से मिल जाता है आसानी से उनको, ठीक है। तो ये कार्टेलाइजेशन भी एक बुरा चीज है। कार्टेलाइजेशन जैसे कि ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो ओपेक संस्था है, वो तेल वाला निर्धारण जो रेट करता है, वो भी कार्टेलाइजेशन कई बार करती हैं। तो कार्टेलाइजेशन भी बुरा चीज है। दूसरा, मोनोपोली मार्केट, अगर कोई एक ही व्यक्ति सामान बेचने वाला हो, खरीदने वाला बहुत हो, जियो अकेले ही अगर 20 रुपया मिनट कॉल का लेने लगे तो वो भी दिक्कत है। उसके लिए सरकार ने क्या किया उस चीज को समझिए। 1969 में एक एक्ट लाया गया था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये 1969 में एक एक्ट लाया गया। फिर इसी एक्ट में सुधार करके 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आप नाम सुने होंगे, इसी को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2018 तक जब जियो जो है कि पूरा फ्री दे रहा था, ये 4G वाला सिस्टम, एयरटेल ने जाके केस किया था इसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, और तब फिर कहा गया कि इस तरीके से अगर फ्री देते रहेगा, सारा कस्टमर जियो के पास चला जाएगा, एयरटेल के पास कुछ नहीं बचने वाला है, और धीरे धीरे ये मार्केट को खराब कर रहा है, मार्केट मोनोपोली की ओर चला जाएगा, फिर ये अकेले बचेंगे और जनता का खून चूसेंगे, तो ये फ्री दिलवाना इनसे बंद कीजिए। तब उन्होंने फ्री दिलवाना बंद किया था और 4G का चार्ज पहली बार जो है कि जियो ने उस समय लेना स्टार्ट किया था। ये किसी भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक अकेला प्लेयर बचे
एक व्यक्ति ही प्रोडक्ट बेचे और दूसरा सब खरीदने वाले बहुत सारे लोग हों। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में एक मेडिकल शॉप ही हो या फिर देश में एक ही दवाई की कंपनी हो, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा देश का। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का होना देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं मैं रिकैप करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जो लोग भी नहीं समझे इस बार समझ लेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा, बायर भी बहुत सारे लेंगे, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस स्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा प्राइस का वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि मार्केट जो आम मार्केट होता है यही होता है कि आप जींस खरीदने के लिए जा रहे हैं या किताब खरीदने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे जींस के भी ब्रांड हैं, आप जिसका मन हो उसका खरीदते हैं। तो सब जींस का लगभग वही 10 रुपया 20 रुपया कम बेस करके दाम रहता है, ऐसा कोई दाम नहीं रहता है। मोनोपोली मार्केट के बारे में मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप ऐसी स्थिति को मानिए कि जियो ही एक कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट दे रही है और कोई कंपनी ही नहीं है। तो वो चाहे तो जियो जो है कि आपको 10 रुपए में इंटरनेट दे सकती है, चाहे तो 100 रुपए में दे सकती है और चाहे तो 500 रुपए में इंटरनेट दे सकती है। क्योंकि आपको इंटरनेट की आवश्यकता है ही है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसकी उसी का इंटरनेट मजबूरी में उस खरीदना पड़ेगा, जो रेट वो लगाएगा वो रेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट हो गया, एक मोनोपोली का मार्केट हो गया। उसके बाद आपको मैंने मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जांपल दिया, जिसमें कि क्या कहते हैं कि बायर भी बहुत रहते हैं, सेलर भी बहुत रहते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें वेरिएशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया, साबुन की कंपनियां हैं, जैसे कि निरमा है, लक्स है, लाइफबॉय है, डिटॉल है। तो इस तरीके की जो कंपनियां होती है उसमें क्या होता है कि एक ब्रांड लॉयलिटी रहती है कि हम डिटॉल का साबुन यूज करते हैं, डिटॉल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये समझा दिया आपको। उसके बाद फिर ओलिगोपॉली मार्केट बताया, इसमें सीमेंट के मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया। बायर भी बहुत सारे रहते हैं, सेलर भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इसके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। और इससे क्या होता है कि वो अगर कंपटीशन को खत्म करके कार्टेलेशन पे उतर जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सप्लाई को, और वो तय करेंगे कि सीमेंट 400 रुपया में नहीं, 500 रुपया बोरी से नीचे हम सीमेंट बेचने वाले नहीं है उस तरीके। उसके बाद मैंने मोनोस्पोनी मार्केट बताया। मोनोस्पोनी मार्केट में क्या बताया कि सेलर तो बहुत सारे रहेंगे लेकिन बायर सिर्फ एक रहेगा, जैसे भारत सरकार जो डिफेंस इंडस्ट्री का सामान खरीदा जाए, जैसे तोप हो गया, टैंक हो गया, गोला बारूद हो गया, आम जनता खरीद ही नहीं सकता उसको, खरीदेगा कौन, भारत सरकार। प्राइस कौन तय करेगा, भारत सरकार। तुम दोगे इतने में, दो, नहीं देना है जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं इकोनॉमी में। समझ में आया? जी सर। सर एक बात और है कि प्राइवेट कंपनियां जो है अलग अलग देशों में रहती है बहुत तरह की, हम्म तो सर इनका असर क्या होता है किसी देश पे, प्राइवेट कंपनियों का? देखिए, प्राइवेट कंपनियों का अगर देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर कोई प्राइवेट कंपनी खेल रही है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अडानी साहब को बहुत सारा पोर्ट बेच दिया गया है जबरदस्ती, तब भारत सरकार ने बेचा है, जी ये साफ साफ दिखता है। अब हर पोर्ट अगर सर, इस बात अडानी हम का ही हो इसलिए बोल जाएगा रहे हैं। तो फिर दिक्कत है। देखिए, सबसे मतलब बेस्ट क्या होता है ना, सबसे बेस्ट होता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो और हर फील्ड के, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में भी 5 प्लेयर रहे, इवन कि इंडियन, जैसे कि इंडियन एयरलाइन में जब तक कि एयर इंडिया सिर्फ था, मतलब टिकट का इतना ज्यादा दाम होता था, जो बुरा हाल आज के समय में इंडियन रेलवे का है वही बुरा हाल इंडियन एयरलाइन का वो एयर इंडिया का था। क्योंकि इंडिया वो एयर इंडिया सिर्फ एक अकेले भारत सरकार की कंपनी थी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आई, एलपीजी का रिफॉर्म आपको हम पढ़ाएंगे आगे चल के कि नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में उसमें हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म किया था, और उसके बाद फिर प्राइवेट कंपनी वाले को अलाउ किया गया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडिगो है, विस्तारा है, आकाशा एयर है, कितनी सारी कंपनियां हैं। उसके बाद फिर विदेश की भी कंपनियां हैं, जैसे एतिहाद एयरलाइन वगैरह है, वो फिर जेट एयरवेज था शायद बंद हो गया। इस तरीके से वो सिंगापुर एयरलाइंस है, तो बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं। तो आज के समय में क्या है, कंपटीशन हो रहा है। उसी तरीके से आपका सर न्यूज चैनल बिजली विभाग में तो बिजली विभाग में तो बहुत सारी कंपनियां तो इंटरफेयर भी नहीं कर पाएंगी, नहीं, तो वहाँ परमिशन भी तो नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर। देखिए, बिजली में कई सारी कंपनियां आती है, समझ लीजिए। बिजली में जैसे कि आपका प्रोडक्शन की एक कंपनी होगी, ठीक है, ट्रांसमिशन की दूसरी कंपनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन की अलग कंपनी होगी। आप समझ रहे हैं, प्रोडक्शन जैसे एनटीपीसी प्रोडक्शन कर रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो प्रोडक्शन की कंपनियां हैं। उसी तरीके से जो पीजीसीआईएल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जानते हैं सबका नाम? तो ये पीजीसीआईएल ये ट्रांसमिशन की कंपनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि टाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर एसबीपीडीसीएल है, एसबीपीडीसीएल ये बिहार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं।
साउथ बिहार मतलब कि वो SBP DCL ऐसे करके वो साउथ बिहार का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, नाम बोल रहा हूँ मैं। वो ऐसे ही NBPDCL है, तो वो नॉर्थ बिहार की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके की कंपनियां रहती हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की बात कर रहे हैं। जैसे दिल्ली का जो बिजली देख रहा है, जो मुखर्जी नगर और वजीराबाद में बिजली आता है या उधर बत्रा की तरफ बिजली जाता है, वो वहां पे टाटा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो टाटा संभालती है। समझ गए? क्लियर है? जी सर। तो आपको जी ये अच्छा। समझाने में हम शायद सफल रहे। देखिए, इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट काफी टफ होता है। मैंने इसलिए बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया ताकि सीधे बात समझ में आए। अदरवाइज ये यूट्यूब पे रहता, अगर मेरा ही क्लास में यूट्यूब पे पढ़ाते रहता डायरेक्ट, तो मैं इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं ले सकता था, क्योंकि वो कब मानहानि का कौन केस कर दे, कौन फंसने जाएगा किसी के चक्कर में। यहाँ पे है क्या कि बोल देते हैं, ज्यादा होगा वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, काम खत्म है। ना वीडियो को देखता है, ना किसी को कुछ पता चलेगा। ठीक है। प्राइवेट क्लासेस में ये फायदा था ना, जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो बहुत सारे विचार अलग अलग तरीके से बोले जाते थे, सरकार के खिलाफ में, सरकार के पक्ष में। अब क्या है कि हर बात यूट्यूब पे सोच के बोलना पड़ता है टीचर को। अब वहाँ सोच के बोलेगा तो सोच समझ के ही फिर आप समझ में भी सोच के ही आएगा, क्योंकि कब कौन क्लिप काट ले किसका कौन जानता है। चलिए, तो इतना पढ़ा दिया आपको इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखिए, आपको बता दिए थे फलियस नरीमन साहब के बारे में शुरू में, जो लेट से ज्वाइन किए हैं। अमीन सियानी के बारे में आपको बताए थे। सिंधु जल समझौता के बारे में आपको लिखा दिए हैं। अरविंद पनगड़िया के बारे में आपको बता दिए हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये याद कर लीजिए, अभी ही याद कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फलियस नरीमन साहब ये बोले जी, बोलिए। सर एक मैगजीन आती है घटना सार करके, जो इलाहाबाद से छपती है शायद, तो उसको हम जो है पढ़ते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखें कि स्किप करके कोई दूसरा नहीं, बिल्कुल पढ़िए, अच्छी मैगजीन है, ठीक है। ये सब बाद में पूछ लीजिएगा, अच्छा मैगजीन है, पढ़िए उसको। फलियस नरीमन साहब ये भारतीय न्यायपालिका के विस्म पिता थे, ये अधिवक्ता थे। अगर पूछा जाएगा इनका निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये अधिवक्ता थे। 2007 में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, इनको याद रख लेंगे। अमीर सियानी साहब रेडियो उद्घोषक थे। रेडियो सिलोन जो है, उस रेडियो से ये जुड़े हुए थे, उसका नाम था रेडियो सिलोन। और ये पिनाका गीत माला जो है की था, और 1952 से ये वो काम कर रहे थे, 1994 तक 42 सालों का लंबा करियर रहा था। सिंधु जल समझौता के बारे में बताया कि सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता करवाया था, जिसमें कि 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। तो 3 नदी जो ऊपर वाला था, इसका 80% पानी जो है कि पाकिस्तान को मिलना था, और जो 3 नदी नीचे वाला था, इसका कलर चेंज हो जाता है यहाँ से, 1 मिनट। ये जो 3 नदियां नीचे वाला था, इसका पानी जो है कि इंडिया को मिलना था। तो इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज। तो आप देख रहे हैं कि जो रावी नदी है उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो इंडिया के पक्ष में नदी था, जो इंडिया को जिसका पानी मिलना था, उन्होंने, भारत अपना पानी नहीं रोक पा रहा था। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि शाहपुर कांडी एक बांध बना लिया है, और उस बांध को बनाने के बाद वो पानी जो एक रिजर्वायर में रिजर्व रहेगा। भारत सरकार जो है कि अब उस पानी को यूज करेगी, मतलब भारत सरकार क्या, जम्मू कश्मीर में वहां के किसान उसको यूज करेंगे। उसके बाद जो है कि वो पानी, अब जो मेरा एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान जाता था वो नहीं जाएगा। अगला जिक्र किया हमने अरविंद पनगड़िया साहब के बारे में। आप ये सबसे पहला न्यूज तो ये है कि ये 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया साहब। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, तो 35 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत को बनानी पड़ेगी। उसके लिए जो है कि हर साल आपको 10% का ग्रोथ रेट लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगले चलते हैं। एक रैंकिंग आई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। आप जानते हैं इसके बारे में? कौन कौन जानते हैं? करंट अफेयर तो खूब पढ़ते हैं आप लोग, बताएं सर जी। कौन जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक? सर उसको याद नहीं कर पा रहे। कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ना? देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसमें भारी मतलब कि झोल हुआ है। भारत 2022 में 50वें स्थान पे था, और इतना ईडी के रेड मारने के बाद ये 93वें स्थान पे पहुंच गया है। शर्म की बात है कि ईडी का रेड सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पे हो रहा है, पक्ष के किसी नेताओं पे हो नहीं रहा है। तो विपक्षी नेताओं का तो डर से, ठीक है, चोरी चमारी बंद हो गया, बेचारा क्या ही चोरी करेगा। जो सरकार में वो चोरी करता है कि जो बाहर रहा था वो चोरी करता है। ठीक है,
तो 93rd रैंक पे पहुंच गया है भारत। अब तो ज्वाइन कर ले रहा है सर, जिसको ईडी का डर लग रहा है। हाँ, वो भूल जाता है ना। जो 40 50 साल से थे वो लोग भी ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं फटाफट। हम भी सोच रहे हैं कोनो दिन मेरे ऊपर छापा पड़े, हम ही चले जाए। बस निकाल देना है कमल घोर के। केजरीवाल जो जी सर है वो वही बता रहे थे कि अभी कांग्रेस का अकाउंट सीज किया गया, अभी आप मतलब AAP आप जो है हाँ, उसका सीज ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब बहुत बुरा हाल है सर, जनता बहुत को बुरा हाल है। जागरूक होना चाहिए, सीधा सीधा सवाल पूछना चाहिए कि क्यों आप। कल का देखे सर ना, वहाँ पर जो चंडीगढ़ वाला मेयर का क्या स्थिति, वो हम लोग को पहले ही पता था क्या हो रहा है। वही चीज है ना कि मत जनता को इस बात से फर्क पड़ना बंद हो गया ना, ये सबसे बुरा बात है। कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं हम सरकार से पूछेंगे भाई, क्यों आप कांग्रेस का मतलब कि आप सील कर दे रहे हो, क्यों आप आपका छापा मार रहे हो, आपके यहाँ सब धूल कैसे गया है। अभी इनका भतीजा जो है, शरद पवार साहब का भतीजा कौन था जी, अजीत पवार, उसके ऊपर कितना सारा वो क्या चीनी मिल का क्या क्या आज नौटंकी बेचारा रो गया, पता है सर, अजीत पवार एकदम रो गया। आज न्यूज में पढ़ रहा था, क्या हो गया। एकदम क्या बताएं आपको, जिसने ये बिल्कुल मतलब बहुत सारे चीजें हैं सर, ये चीज सबको समझ में नहीं आ रहा। मैं बात वो ऐसा जैसे भी जियो दिखिए, जियो क्या क्या जानते हैं, क्या क्या अभी कल ही हम लोग को पास सेक्शन में बता रहा था कि मतलब आप भरवाइए, और 5G इसका चल रहा है बिल्कुल फ्री। जैसे पहले 1.5 GB था, 2 GB था, एक दिन का भी पूरा अनलिमिटेड है। हाँ चल ऐसे ही चल रहा है। हम लोग तो जियो चला ही नहीं रहे, इसलिए पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, वो तो देखिए बात है कि आप लोग जॉब में हैं, ज्यादा सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम तो जॉब में है नहीं, अब मेरे पास संपत्ति भी है नहीं कि मेरे ऊपर रेड मार लेगा। ठीक है। नहीं बोलता खूब है सर, में चोरी छुपे बोलता है। वही है ना, चोरी छुपे ही बोलता है ना, जब तक खुल के नहीं बोलेगा तो कुछ होने वाला तो है नहीं। खैर छोड़िए, 85 से 93 स्थान पे भारत खिसक के चला गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जो है कि जारी करती है। मतलब कहते हैं ना कि भारत को अगर विकास का शेर बनना है ना, तो भ्रष्टाचार को तो रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होते रहा देश में तो देश विकास नहीं कर सकता है। साफ साफ ये जान लीजिए सर। हाँ, इसका क्या पैमाना होता होगा कि किस देश में कैसे कैसे है कि हम उसको भ्रष्टाचार में मतलब गिनेंगे कि वो ज्यादा। देखिए ये पैमाना अगर जानना है तो न्यूज एट नाइट में इसी न्यूज को जब पढ़ाएंगे तो 10-12 मिनट सिर्फ इस न्यूज पे डिस्कशन करेंगे। तो फिर बताएंगे कि आपको सरकारी सेवा लेने में कितना मतलब की सुविधा में होती है, नहीं होती है, उसके लिए घूस देना पड़ता है, क्या आपको स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती है, नहीं मिलती है, उसके लिए बाकायदे पैरामीटर रहते हैं। वो एजेंसियां यहाँ के लोगों से फोन करके, इवन की देश में अलग अलग जगह पे घूम करके अलग अलग शहर में सर्वे करती है, उसका डाटा जुटाती है, सबकी संतुष्टि का लेवल जांच करती है। तो उसमें पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इसको। यहाँ तो आपको सिर्फ ये बता देना रहता है कि 93rd रैंक आया है, 2022 में 50वें स्थान पे था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इसको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कहते हैं। बात करता हूँ। अच्छा, तो सर जो संबंधित देश है उसको कोई इस पर इंटरफेयर तो करने का अधिकार होगा नहीं? नहीं, अधिकार क्या, तो ये भी एनजीओ है भाई, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कुछ है थोड़ी ना, एक संस्था है, एनजीओ है। ठीक है। जेमिनी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, चलिए आगे चलिए। जेमिनी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐप है। जैसे चैट जीपीटी एक ऐप है ना, उसी तरीके से जेमिनी एक ऐप है, ये गूगल का है। ठीक है। चैट जीपीटी के माध्यम से क्या हो रहा था, अभी हम चैट जीपीटी के बारे में अलग से बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। जेमिनी में क्या था कि चैट जीपीटी आप लोग जानते हैं ना कि आप सवाल पूछेंगे उसका आंसर मिल जाएगा एकदम बना बनाया हुआ। उसी तरीके से गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है, उसका नाम है जेमिनी। ठीक है। जेमिनी में क्या होने वाला है कि आपका चैट जीपीटी में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का ऑप्शन था, अभी तक इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं था। जेमिनी में टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेज है और वीडियो है। जिस फॉर्मेट में आप आंसर चाहेंगे उसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब सवाल लिखिए कि मतलब ये भ्रष्टाचार बोध रैंक सूचकांक में कितना है, उसका पूरा का पूरा डिटेल वो आंसर दे देगा आपको। चैट वो जेमिनी, ये गूगल का चैट जीपीटी है, एक तरीके का AI ऐप है। ठीक है। जेमिनी किसका ऐप है? गूगल का। यही पूछा जाएगा कि जेमिनी किसका ऐप है? गूगल का है। ठीक है। चले आगे। नीति आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया था, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि 25.82 करोड़ लोग, 25.82 करोड़ लोग यानी कि अप्रॉक्स 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर किया गया है। ये भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया था, बजट के क्लास में मैंने पढ़ाया था, पढ़े थे
यस या नो बताइए कोई भी। यस Yes, सर, यस सर, क्या क्या बताए थे उस समय, बताइए तो। पढ़े थे सर। जी वैसे कितना याद है सर बताइए, कोई क्या पढ़ाए थे उसमें, कुछ याद नहीं है। सब ये गरीब, अन्नदाता और महिला और ठीक। तो 4 लोग के लिए लाया गया है। सारा चलिए। क्या बोलते हैं सर, उनके सही। विकास का केंद्र माना गया है। और ज्ञान उनको का ध्यान में जो था, ज्ञान था। रखकर ज्ञान का जी। तो मैंने उसमें उसी बजट के क्लास में बताया था कि नीति आयोग ने एक जाकड़ा जारी किया है कि 25 करोड़ लोग इंडिया के जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, इसको इस तरीके से याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर हो गए हैं। ठीक है, यानी कि बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी में एंगल कौन कौन से होते हैं, मैं आज वो समझाने के लिए आया हूँ। बहुआयामी गरीबी में 3 चीजों को लिया जाता है मुख्य रूप से। एक है स्वास्थ्य, कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा हो रहा है, मतलब कि उसको दवाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है समय पे। दूसरा है क्या, शिक्षा, उनको एजुकेशन कितना मिला है, किस तरीके का एजुकेशन मिला है। तीसरा है जीवन स्तर, उसका जीवन स्तर जीने का कैसा है, कि पीने का पानी साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रहने के लिए पक्का मकान है कि नहीं है, मतलब एक बेसिक नेसेसिटी, इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं, बिजली का है कि नहीं है, नल से पानी पी रहा है कि मटका से ढो करके घड़ा से वो पानी दूर से ला रहा है नदी वगैरह से। तो जीवन स्तर उसका अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कहा गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। ऐसे जो बहुत ज्यादा गरीब लोग थे, मतलब एकदम से गरीब लोग थे, उन 25 करोड़ लोगों को उस एकदम नीचे वाले गरीबी रेखा से, एकदम बेसिक नेसेसिटी वाले गरीबी रेखा से हमने क्या किया है, ऊपर उठा दिया है। ये नीति आयोग का कहना है। ठीक है, अब मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना यह है कि भाई साहब, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। ठीक है, 25 करोड़ लोगों को आपने बाहर कर दिया। हटाइए जरा, कितना बचा जी, 115 करोड़ बचा। 115 यस सर। ठीक है, 115 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हैं, कितना बचा? अरे 35 हुआ ना जी, 35 बचे 35। 35 35 सर 35, मतलब कि 35 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं या अमीर हैं, जी सर, क्या हैं ये लोग, उसका आता पता ही नहीं सर। उसका आता पता ही नहीं है। मतलब नीति आयोग का कहना है कि 11 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब रूप से अब देश में बचे हैं, और कोई गरीब नहीं बचा है देश में। तो मेरा कहना यह है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दे रहे हो भाई तुम? मतलब या तो फालतू में अनाज दे रहे हैं आप, या उसी अनाज पे निर्भर है, आपका डाटा कुछ गड़बड़ है, जाके ठीक कीजिए। ये बहुत बड़ा विवाद का बात है कि वैसे देश में जहाँ की विकास के इतने वादे किए जा रहे हैं, और ऊपर से 80 करोड़ लोगों को सरकारी अनाज बांटे जा रहे हैं, और सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि इसको बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है बांटना, लोगों के इनकम घटे हैं, बढ़े नहीं है। 2022 तक किसानों के इनकम दुगने होने थे, किधर हुए हैं? कौन से किसानों के? चाचा ताऊ फूफा बहुत लोग किसान होंगे, पापा किसान होंगे, जाके पूछिए तो जरा कितना इनकम बढ़े हैं। ये इस पे बाकायदे आर्टिकल छपे हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा जब वो न्यूज एट नाइट वाला प्रोग्राम था, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग सुनिएगा। वहां पे बहुत डिटेल में सबको डिस्कस करते हैं बैठ के, ये सब डिस्कस होता है वहां पे, मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ, वहां पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ न्यूज की बातें और कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े। अब आप लोग बताइए कि इकोनॉमिक्स पढ़ने में ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्लास का टाइम लगभग हो गया हुआ, एक दो चीज और डिस्कस करेंगे फिर खत्म कर देंगे। ठीक लगा? बहुत अच्छा है सर। तो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू रखें। जी सर। यस सर, जी यस सर, सर। जी सर। देखिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो मेन है सर, बाकी तो लोग धीरे धीरे पढ़ भी लेगा लोग। हर कोचिंग वाला, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डाटा समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। देखिए हर क्लास वाले क्या करते हैं ना, हिस्ट्री पहले पढ़ाएगा, मतलब इतिहास में तो इतना पढ़ाएगा कि इतिहास बना हिस्ट्री देगा। पॉलिटी सब तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, ये तो मतलब आसान अपने से है, लोग पढ़ना प्रयास करते हैं पढ़ वो लेगा। आसान सब्जेक्ट है, इसलिए पहले पढ़ाया जाता है कि बच्चा को समझ में आए तो एडमिशन होगा, या तो मास्टर। इंटरेस्ट पैदा होगा, खिस्सा कहानी है हिस्ट्री में और क्या है सर। लेकिन उससे पॉलिटी क्या है मतलब कल्याण उससे नहीं होने वाला हिस्ट्री है। का कल्याण होगा मैंने इकोनॉमिक्स तो पढ़ने में, इकोनॉमिक्स साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने से, और करंट अफेयर को ठीक ठाक पकड़ बनाने से, मैथमेटिक्स बनाने से आपका बीपीएससी में कल्याण हो सकता है। अगर आप इसको पहले तैयार नहीं करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने में इतिहास हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो इतिहास होइएगा ही होइएगा, क्योंकि नेचर ही बदल दिया है एग्जामिनेशन का, इस चीज को समझिए। ठीक है।
समझ लिए। ये अरविंद पनगड़िया साहब का सेशन कब से शुरू, 2026 से 25 से हो रहा है सर? 26 नहीं, वो तो फिर स्टार्ट कर देंगे इधर से ही, क्या वो गन्ना करना स्टार्ट कर देते हैं। एनके सिंह का 25 सुनिए 25 तक ये एनके सिंह रहेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि 25 के बाद फिर जो कि फॉर्मूला बनाया जाएगा कि राज्यों को कितना वित्त दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए तो पहले से स्टार्ट हो जाता है ना काम। ना वो तो योजना तो पहले से रहता है सर। हाँ, तो वही वो स्टार्ट कर देंगे। अब उनको ऑफिस मिल जाएगा, ऑफिस मिलने के बाद उनको स्टाफ मिल जाएगा, स्टाफ मिलने के बाद वो अपना फार्मूला वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए कुछ दिन में न्यूज आ जाएगा कि उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो रिपोर्ट जारी करेंगे, फिर उस पर बहस होती है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, तब जाके 25 होते होते तब होगा कि वो खत्म हो रहा है, जैसे ही वो फार्मूला वैसे ही अगला फार्मूला लागू। सर मुझे याद है वो एनके सिंह का ऐसे ही था, मतलब 2018 या 19 में उसका अपॉइंटमेंट हो गया था, फिर उसे तो 20 से चार्ज लिए थे, लेकिन पहले से ही चल रहा था। काम पहले से चलते रहता है, इसलिए उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको ये यूएई में हिंदू मंदिर वाला पढ़ाए थे, उसमें वापस जो है कि बेचान श्री अक्षर पुरोहित पुरुषोत्तम स्वामी संस्था के बारे में भी बता दिए थे, अब संरचना वगैरह बारे में कल बता दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पीडीएफ भी जो है पेड स्टूडेंट उसको मिल जाएगा, उसको ठीक ठाक से बना के आपको दे देंगे, इसको रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ पीडीएफ आपके पास जाएगा, अब उसको रखते जाइएगा। और ये उड़ान वाला जो आपको इकोनॉमिक्स का बुकलेट मिल गया होगा, जो पेड बच्चे होंगे उनको तो पर्सनली मिल गया होगा, तो उसको उसी से पढ़िए। उसका अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आज हमने एक चैप्टर नंबर 1 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, कल आएंगे तो कल चैप्टर नंबर 1 का भी कुछ कॉन्सेप्ट जो बाकी वो बता देंगे, चैप्टर नंबर 2 भी बता देंगे। ठीक है सर, जो टर्म्स यूज करते हैं ना उसको बायलैंग्वेज जगह कीजिए, क्या कि जैसे कार्टिलाइजेशन करके कुछ यूज किए थे, उसका हिंदी समझ में। अच्छा जैसे सुनो मेरी बात, सुन लो भाई साहब, अगर उसका हिंदी में टर्म लिख दिए ना हम, तो वो और भी समझ में नहीं आएगा। नहीं तो वो तुम्हारे पास है ना वो हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों? यस सर। हाँ, उसमें पढ़ के देखना। हिंदी वाले किताब में एक सुविधा ये रहती है कि उसका जो टर्म रहता है, जो टफ टर्म रहता है, उसका इंग्लिश में भी दिया हुआ रहता है, तो वहाँ कार्टिलेशन लिखा हुआ मिलेगा। उसका हिंदी वाला टर्म और भी समझ में नहीं आएगा आपको। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको एक सूचना दे दें कि मेरे छोटे भाई, आप लोग ये तय कीजिए कि कम से कम जो जीएस पेपर 2 है बीपीएससी का, उसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश आपको आता है तो इसका फायदा ये होगा कि इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके की टर्म आपको हिंदी में बहुत मुश्किल होंगे समझने में। अभी जो मैं माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी का हिंदी पता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक का नाम और एक समष्टि अर्थशास्त्र एक का नाम है। एमए इकोनॉमिक्स होने के बाद मुझे पता नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका नाम है और समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, ये मुझे भी पता नहीं है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे ठीक ठाक नॉलेज है। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा था ये माइक्रो इकोनॉमिक्स था, उसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सूक्ष्म स्तर पे जब अध्ययन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब बड़े स्तर पे अध्ययन करते हैं। अब इसमें व्यष्टि किसको कहते हैं, समष्टि किसको कहते हैं, मुझे भी नहीं पता है। कुछ दिनों के बाद 1-2 साल के बाद पीएचडी करूंगा इसमें मैं। ठीक है, तो ठीक है सर। इसलिए देखो ये सुविधा बीपीएससी दिया है, बीपीएससी इसलिए ये सुविधा दिया है। नहीं, मुझे लगा कि वो नॉर्मल वर्ड रहेगा, इसलिए उसको नहीं, बहुत टफ वर्ड रहेगा। GS1 आप हिंदी में लिखना चाहें, ये जान लीजिए कि जो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए। GS2 जो है आप प्रयास कीजिए कि इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, और फिर GS3 जो है, जो ऐसे वाला पेपर है, आप हिंदी में लिख लीजिए उसको। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि ये वाला जो है ना सेक्शन इंग्लिश में ही समझ में आएगा, आपको हिंदी में बड़ा मुश्किल होगा। कल मैं जब भेजा था वो पीडीएफ, कार्तिकेन सर भी बोल रहे थे कि भाई इतना हिंदी कौन पढ़ाता है, कौन मतलब देता है, तो बोले डिमांड करता है तो दे दिए हैं, लेकिन किसी को समझ में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 विषय आप लोग इंग्लिश में ही ज्यादा पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज पीडीएफ आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए। ठीक है, और GS1 का जो सब्जेक्ट है, जैसे करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब हिंदी में पढ़ लीजिए। काम निकालने से मतलब है कि हिंदी इंग्लिश करने से मतलब है आपको। और ये सुविधा है, ये आप भाग्य समझिए अपना कि ये सुविधा है। सिर्फ और सिर्फ ये सुविधा बीपीएससी में है और कहीं नहीं है ये सुविधा। या तो इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, यूपीएससी में भी ये सुविधा नहीं है। धन्य कहिए अतुल प्रसाद साहब को, जिन्होंने एक ऐसा सुविधा आपको दे के गए हैं वो।
ठीक है, ये अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो ये जानकारी ले लीजिए कि आप GS1 को इंग्लिश हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, GS2 को इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। इंटरव्यू चाहे तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें मर्जी है उसमें दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक पेपर हिंदी में लिखना है तो पूरा पेपर हिंदी में लिखिए, दूसरा पेपर इंग्लिश में लिखना है पूरा इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, क्लास खत्म हो गई है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, बाय। इसकी रिकॉर्डिंग पेड वाले YouTube चैनल पे जाता है, वो पेड वाले YouTube चैनल का लिंक पेड स्टूडेंट को होगा, उस पे जाकर देख लेंगे।